A very good morning to your class 8th. So, students, the chapter name is From Trade to Territory, chapter number 2 related to our history portion, and we have done question number 1, 2, 3 in your book, and question number 4, 5, 6, 7 in the previous class that you have to do in your copy. So, in today's class, we are starting question number 8 and 9. That's it. Now, question number 8. In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? So इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया या टेरिटरी को संभाला जाए। तो दोनों, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक तरफ इंडियन रूलर्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है, संभालने में डिफरेंस क्या है, टेकिंग केयर किस तरीके से दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज दोनों अपनी टेरिटरीज के करते हैं, ये हम देखते हैं। So answer: the administration of the company was different from that of the Indian rulers in the following way. First point: the company laid down sound administration in India. British territory were broadly divided into administrative units called presidencies. ये हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंसीज़ के बारे में 3 मेनली प्रेसिडेंसीज़ में बांट दिया था। अब प्रेसिडेंसीज़ की बात क्यों आती है? सबसे पहले 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। सो 29 स्टेट्स को एक इंसान ही चला नहीं रहा है, एक इंसान गवर्न नहीं कर रहा है। क्या किया गया है? कामों को बांट दिया गया है, स्टेट्स में बांटा है, देन डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो क्या किया, इससे जो काम है वो बेटर तरीके से हो जाता है। एट दैट टाइम प्रेसिडेंसीज़ में बांट दिया था पर्टिकुलर एरियाज़ को। देयर वर 3 सच प्रेसिडेंसीज: बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वी हैव डन दिस टॉपिक इन द प्रीवियस क्लासेस। आई होप आप सभी को याद हो। On the other hand, under the Indian rulers, administration was divided into 4 parts. ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर लिया। कितनी प्रेसिडेंसीज थी? 3: बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। बंगाल in the western part of India, Madras in the southern part, south western part of India, and Bombay in the राजस्थान, गुजरात एंड उसके नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, वहाँ है बॉम्बे। सो वी कैन से दैट साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अ काइंड ऑफ। सो ये सारे थे पार्ट्स हो गए प्रेसिडेंसीज़ के। नाउ अंडर द इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: डिस्ट्रिक्ट, परगना, तहसील एंड विलेजेस। उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर कौन काम करेगा? परगना। उसके अंदर तहसील, उसके अंदर विलेजेस। दिस टॉपिक यू हैव स्टडीड इन द 6th क्लास कि किस तरीके से छोटे छोटे भागों में कामों को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे काम अच्छे से हो पाए। विलेजेस के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर परगना, और परगना के ऊपर एक ज़िला या फिर डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फिर स्टेट्स वगैरह हो जाते हैं। ईच प्रेसिडेंसीज वॉज अंडर द चार्ज ऑफ द गवर्नर, वेयर एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज रूल्ड बाय लोकल जमींदार एंड पीजेंट्स। हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था, गवर्नर जनरल। सो प्रेसिडेंसीज का काम कौन देखते थे? गवर्नर। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, गवर्नर्स के अंदर ये प्रेसिडेंसीज आ रही थी। पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इनका काम कौन देख रहा है? इन सभी पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, इनका काम देखेंगे लोकल ज़मींदार जो वहीं पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एंड पीजेंट्स देखेंगे। Now point number 3, the supreme head of the administration was the Governor General, but under the Indian administration system the King or Nawab was the head of the supreme head. इनके काम, प्रेसिडेंसीज के काम कौन देख रहे हैं? गवर्नर देख रहे हैं। गवर्नर का काम कौन देखेगा? गवर्नर जनरल देखेगा। मतलब इन लोगों ने स्टेप्स बांट दिए हैं, इसका काम ये देखेंगे, इसका काम ये देखेंगे। बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? इनका काम कौन देखेगा? ज़मींदार देखेगा। ज़मींदार का काम मतलब ज़मींदार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन देखेगा? किंग या नवाब वॉज द हेड, वो थे किंग, जो रूलर हैं, जो नवाब हैं एट दैट टाइम, वो इन सभी कामों को देखते थे। Point number 4, a new judicial system was introduced from 1772. Each district has
two courts, criminal court known as फौजदारी अदालत एंड सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। हमने पढ़ा था ये चीज़ कि इन लोगों की बहुत ज़्यादा, कोई ग्रंथ कोई बात कर रहा है, कहीं पर कोई बात लिखी है, तो सभी को मिला के एक बनाया गया था और इससे इजी हो गया यूरोपियंस के लिए समझने में कि हम किस तरीके से अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उससे पहले था कि टू कोर्ट्स में डिवाइड हो गया था। क्रिमिनल कोर्ट था जिसे हम फौजदारी कोर्ट बोलते हैं, सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत बोलते हैं। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रिटेटेड इंडियन लॉज फॉर द European district collectors who presides over the civil courts. The criminal court were still under Qazi and a mufti but under the supervision of the collectors. ये पूरा पॉइंट हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1772 में 2 कोर्ट्स बनाए गए, एक तो क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी कोर्ट बोलते हैं, एक सिविल कोर्ट जिसे दीवानी कोर्ट बोलते हैं। इन सब का काम, ये जो फैसले कौन सुना रहा है, अंडर द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर ये सभी जो मौलवीज़ हैं, हिंदू पंडित्स हैं, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं हिंदू लॉज को, हिंदू कानून को एक तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसको चेंज करके किस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हिंदू लॉ में क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, किसी ने कोई गलत काम किया तो हिंदू लॉ में ये उसके लिए सज़ा लिखी गई है। तो ये इंटरप्रेट किसने किया, हिंदू पंडित ने किया। और वहीं कुरान में क्या पनिशमेंट दी गई है, वो ये इन लोगों ने किया। तो इन लोगों को साथ में रखते हुए कलेक्टर क्या करता है, एक फ़ैसला सुनाता है ओवर सिविल कोर्ट्स। The criminal courts were still under a काजी and a मुफ्ती but under the supervisions of collector। मतलब हैं तो ये काजी और मौलवीज़ हिंदू पंडित्स के अंदर, बट उनके ऊपर भी कौन काम कर रहा है, कलेक्टर। और कलेक्टर, गवर्नर इनडायरेक्टली क्या आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है यहाँ पर। सो काम क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। हमने एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल दिखा दिया, वो किस तरीके से काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और दूसरी तरफ हमने रूलर्स, जो इंडियन रूलर्स थे, उनका काम दिखाया, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। Now we will move to the last question of this chapter. Question number 9. Describe the changes that occurred in the composition of company's army. आर्मी के बारे में भी हमने बताया था, पैदल चलने वाले और जो घोड़े पे सवार होते हैं। पहले घोड़े जो चलाते थे उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती थी, पैदल या जो सैनिक थे उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। फिर उसके बाद पैदल वालों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, बिकॉज़ उनके पास क्या है, एक तरीके से अगर उनके पास हथियार है तो घोड़े चलाने वाले की इतनी वैल्यू नहीं है, वो तो गोली मार देगा जो घोड़े पर आ रहा है। तो घोड़े वाले की, जो घोड़ा चला रहा है उसकी बस स्पीड मायने रखती है, उसकी लड़ाई करने की हम कह सकते हैं क्लेवरनेस काम कर सकती है। बट जिसके पास बंदूक है, जिसके पास घोड़े से भी तेज़ स्पीड, मतलब 1 सेकंड में आपको गोली लग जाएगी, उसके सामने घोड़ा कहाँ ठहरता है। तो यहाँ है कि कंपनी ने आर्मी में क्या क्या चेंजेस किए, किस तरीके से उसका कंपोजिशन किया। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। The changes that occurred in the composition of company's army were as follows. First point, the company began requirement of its own army, which came to be known as सिपोय आर्मी। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कंपनी ने खुद की आर्मी बनानी शुरू की, जिसे हिंदी में तो सिपाही बोलते थे और उनके लैंग्वेज में क्या बोलने लगा, सिपोय आर्मी। Point number 2, like the Mughal army, the company's army was also composed of the cavalry and the infantry regiments, with the cavalry dominating the army. अब यहाँ पर वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। मुग़ल आर्मी में क्या था, कैवलरी की ज़्यादा कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों रेजिमेंट्स थे, घुड़सवार और पैदल यात्री, जो पैदल सैनिक होते हैं वो भी। पर कैवलरी मीन्स जो घुड़सवार थे वो डोमिनेट करते थे आर्मी को, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा मानी जाती थी। पॉइंट नंबर 3, एज द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। जैसे ही आर्मी, मतलब जैसे ही वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मतलब अब हमारे हाथ में बंदूक है, तो इम्पोर्टेंस किसकी हो गई, जो पैदल चल रहा है या फिर घोड़े पे भाग के आ रहा है या फिर घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। सो यहाँ इम्पोर्टेंस किसकी हो जाती है, यहाँ इम्पोर्टेंस हो जाती है इन्फेंट्री रेजिमेंट की, पैदल जो सैनिक होते हैं उसकी। पॉइंट नंबर 4, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप
pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. अब क्या हो गए, चेंजेस हो गए. पहले इम्पोर्टेंस कैवलरी की थी, अब चेंज होकर रिक्वायरमेंट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की ज़्यादा बन गई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी अब कैवलरी की इतनी डिमांड नहीं रखती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, उन्होंने एक तरीके से कम कर दी हैं या फिर डिक्लाइन मतलब मना हो गया. पॉइंट नंबर 5. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. मतलब सभी को एक साथ लेके चला जाए, किसी को अलग ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, सभी को एक जैसी ट्रेनिंग मिल जाए. अगर कोई एक पर्टिकुलर अगर ट्रेनिंग ब्रिटिश पर्सन को मिल रही है तो इंडियन पर्सन को भी उसी बराबर वैल्यूज़ में मिलनी चाहिए, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थे. Point number 6. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline. तो अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम मतलब उस टाइम पर जो आर्मी के लिए काम कर रहे थे वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं. कि ऐसा तो है नहीं कि फ्रीडम फाइटर्स हैं वो काम कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सोल्जर्स के हिसाब से डालेगी या अपने हिसाब से डालेगी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें यूरोपियन ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन सिखाती थी, उन्हें अपने ही तरीके से ढालना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड. ये टॉपिक भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था. 1857 रिवोल्ट, एक गन थी इनफील्ड राइफ़ल. ओके, सो उस गन में जो काव एंड पिग हैं उनका मीट यूज़ किया जाता था. आपको उस राइफ़ल में अगर उसको लोडेड करना है तो आपको मुंह से, दांत से निकालना पड़ता था, देन आपको वो राइफ़ल लोड करनी पड़ती थी. और काव एंड जो पिग हैं वो एक तरीके से हमारी कम्युनिटी में उनको खाया नहीं जाता है. और गाय तो इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन रिलीजन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है. सो यहाँ पर क्या है, हमारी कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया, ज़बरदस्ती की गई कि आपको ये राइफ़ल यूज़ करनी पड़ेगी. सो मंगल पांडे का एग्जांपल देखा था, मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये राइफ़ल यूज़ नहीं करूँगा, तो उनको इसकी पनिशमेंट मिली थी. सो वी विल discuss another chapter in the next class. That's it for now. Now what you have to do, you have to do question number 8 and 9 in your copy. Thank you.